वो घर में अभी अभी दाखिल हुआ था और सामने बैठी सुमन को देखकर एकदम से थम गया। चेहरे का रंग बदल चुका था, मगर दूसरे ही पल चेहरे पर मौजूद भाव भी बदलने लगे। चेहरा ऐसा था जैसे वह उसे जानता ही ना हो। सबको हाय हेलो करने के बाद वह बिना किसी को देखे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कपड़े बदलने के बाद उसने कुछ देर लैपटॉप था दारेन सैन डन डाई दुखेन डै पर काम किया और फिर नौकरानी के बुलाने पर लंच के लिए नीचे आया। आज मेरा बच्चा कितने दिनों के बाद घर आया है। देखो, मैंने आज सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है, शालिनी जी ने उसे देखते हुए मोहब्बत से कहा, जबकि उसने सिर इनकार में हिला दिया। अब आगे बताओ, क्या इरादे हैं आपके, ताकि हम भी किसी तरफ लगें, और यह सुमन को कब तक लटकाने का इरादा है। आरव उनकी बात पर निगाहें उठाकर एक पल के लिए उस दुश्मन जैसे को देखने लगा जो 4 साल बाद भी वैसी ही थी, मगर वह खुद बहुत बदल गया था। आपको अगर कोई भी फैसला लेना है तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मेरी तरफ से आपको खुली इजाज़त है। जो करना चाहते हैं कीजिए, और रही मेरी बात, मैं अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहूँगा वो कर ही लूँगा। आपको मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरव बेहद रूखे अंदाज में बोला। देख रही हो इसकी बदतमीज़ी, दिन दिन भर मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। विक्रम जी ने गुस्से से कहा तो शालिनी जी ने घबराकर उनकी ओर देखा। तुम खाना खाओ बेटा, वो एकदम से बोली। पेट भर गया इनकी बातों से, भूख मर गई है मेरी। वैसे भी इनके पास बैठकर खाने से बेहतर है कि मैं भूखा रह लूं, क्योंकि इनकी बातों से तो मुझे खाना भी कड़वा लगता है। वो ठंडे अंदाज में बोलता हुआ उठा और अंदर की ओर बढ़ गया। उसे खाना तो खाने देते, कितने दिनों के बाद घर आया था। शालिनी जी ने झुंझलाकर कहा, तुम्हारा बेटा बाहर घर से क्या करता है वह मैं अच्छे से जान चुका हूं। इंस्पेक्टर जी ने बताया मुझे कि किसी क्लब में जाता है और गुंडागर्दी करता है। यह है तुम्हारी डील का नतीजा। विक्रम जी ने गुस्से से कहा। मेरी डील का नतीजा या आपकी बेवजह सख्ती का और किसी और के धोखे का नतीजा? वो विक्रम जी से बोलते हुए सुमन को तीखी निगाहों से देखकर बोली, शर्म नहीं आती? उस बिगड़े नवाबजादे की खातिर सुमन पर इल्जाम लगा रही हो। विक्रम जी ने गुस्से से प्लेट में चम्मच पटकते हुए कहा, कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? सच हमेशा कड़वा ही लगता है। मेरे बेटे को इस तरह का बनाने में हाथ किसका है, और यह सब अच्छे से जानते हैं। वो ऐसा तो नहीं था, बड़ा ही आज्ञाकारी और हंसमुख हुआ करता था मेरा बच्चा, मगर किसी ने उसके दिल को नोच डाला, यहाँ तक कि मेरा बच्चा हंसना तक भूल गया। शालिनी जी ने नम अंदाज में कहा और फिर गुस्से से उठकर वहां से चली गईं। पूरे घर का माहौल उदासी में डूब चुका था। क्या जरूरत थी अंकल जी ये सब कहने की? पता है ना, नेहा की शादी है और उसका यहाँ पर होना जरूरी है। हम सोसाइटी में क्या जवाब देंगे? अगर वो दोबारा से वापस चला गया तो वो तो पहले ही लगभग 25 से 30 दिन के बाद घर वापस लौट कर आया है। तुम नहीं देख रही सुमन कि वह क्या हरकतें करता फिर रहा है? मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है। जब इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि आपका बेटा गुंडा है, गुंडागर्दी करता है, उस दिन से मेरे दिल को एक ठेस लगी हुई है। सुमन, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने इस बच्चे के लिए। स्कूल में दाखिला करवाया तो टीचर ने बुलाकर कहा था कि इस बच्चे का IQ लेवल हाई है। मैंने सोचा मेरा बच्चा पढ़ लिख कर मेरा बिजनेस संभालेगा, मगर इस नालायक ने तो मुझे जलील करने की कसम खाई हुई है। विक्रम जी बेबसी से बोलते जा रहे थे, जबकि सुमन होंठ कुचलते हुए शर्मिंदगी से नजरें झुकाए बैठी रही। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस सब में उसकी ही गलती है। बरसों पहले इस घर में भी खुशियों का राज हुआ करता था। विक्रम जी की एक छोटी लाडली बहन थी जिसका नाम था अर्चना।
अर्चना अपनी ससुराल में बहुत चैन और सुकून से रह रही थी, लेकिन भगवान ने उसे औलाद नहीं दी थी। मगर उनकी औलाद की खुशी को भगवान ने इस तरह पूरा किया कि उनके जेठ और जेठानी एक सड़क हादसे में मर गए। उस वक्त अर्चना की जेठानी प्रेग्नेंट थी और उसकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था। एक्सीडेंट में दोनों पति पत्नी अपनी जान गंवा बैठे थे, लेकिन ऑपरेशन के जरिए बच्ची को बचा लिया गया था। नवजात बच्ची को अर्चना ने अपने सीने से लगा लिया। विक्रम जी का एक बेटा था जिसका नाम आरव और एक बेटी जिसका नाम नेहा था। आजकल नेहा की शादी की तैयारियां चल रही थीं। पूरे घर में खुशी का माहौल था, मगर फिर भी एक उदासी छाई हुई थी, जिसकी वजह कुछ बरस पहले लिए गए गलत फैसले थे, जिनमें ना जाने कसूरवार कौन था, मगर कोई भी अपने ऊपर इल्जाम लेने को तैयार नहीं था। अर्चना जी आज से 18 साल पहले विधवा होकर अपने मायके चली आई थी। विक्रम जी ने अपनी बहन को सर आंखों पर बिठाया था और अर्चना जी भी बहुत ही नरम मिजाज औरत थीं। विक्रम जी की पत्नी शालिनी को अर्चना के यहाँ रहने पर कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन सुमन से उन्हें एक अलग तरह की चिढ़ महसूस होती थी। उनका मानना था कि जब सुमन अर्चना की औलाद ही नहीं है तो वह उसे अपने साथ इस घर पर बोझ बनाकर क्यों लाई है। और जब अर्चना आंखों में आंसू भरकर कहती कि सुमन का मेरे अलावा कौन है, इतनी छोटी उम्र में मैं उसे कहाँ छोड़ूं, तो शालिनी जी कहती, इसके माँ मामी के पास छोड़ दो, वो तो जिंदा है ना, वहीं परवरिश करेंगे इसकी, अपनी बहन की निशानी को वहीं पालेंगे। लेकिन अर्चना जी जानती थीं, सुमन के माँ मामी बेहद लालची इंसान थे। वे पैसे और उस जायदाद की खातिर जो सुमन के हिस्से में थी उसे अपने पास रख तो लेते, मगर उसे कभी भी वह प्यार ना दे पाते जिसकी सुमन को ज़रूरत थी। भाभी की जलन भरी सुनने के बाद भी अर्चना जी ने सुमन को अपने सीने से लगाए रखा। घर में क्लैश ज्यादा ना हो, ये देखते हुए विक्रम जी ने अपने पड़ोस वाला मकान जो इत्तेफाक से बिक रहा था, अर्चना जी को दिलवा दिया। और अब अर्चना सुमन को लेकर अपने भाई के बराबर वाले घर में ही रहने लगी। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। जब अर्चना जी विधवा होकर इस घर में आई थीं, तब सुमन सिर्फ 3 साल की थी और अब 2 साल गुजर चुके थे। सुमन 5 साल की हो चुकी थी जब विक्रम जी को भगवान ने 2 जुड़वा बच्चे दिए थे। सुमन उन प्यारे से बच्चों की दीवानी थी, मगर आरव से वह कुछ ज्यादा ही अटैच थी। आरव बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट और शरारती बच्चा था। वो सुमन के अलावा किसी के काबू में नहीं आता था और सुमन ने ही उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी खुद उठाई थी। वह एक बार बताने में ही सब कुछ पकड़ लेता था, मगर इस सब के दौरान वह सुमन का इस कदर आदी हो चुका था कि उसके बिना रहने का ख्याल भी नहीं कर सकता था, और इस बात का किसी को अंदाज़ा नहीं था। अंदाज़ा तो तब हुआ जब आरव 21 साल का हुआ। आरव बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और सुमन एमबीबीएस के साथ एक अस्पताल में ट्रेनिंग डॉक्टर के तौर पर जॉब कर रही थी। जब सुमन 14 साल की थी, तब अर्चना जी को दिल का दौरा पड़ा था और तब वो विक्रम जी और शालिनी जी के सहारे सुमन को छोड़कर चल बसी थीं। जिस हॉस्पिटल में सुमन जॉब कर रही थी, वहीं के डॉक्टर आर्यन ने अपना रिश्ता सुमन के लिए भेजा था। सबको यह रिश्ता अच्छा लगा और सुमन भी डॉक्टर आर्यन को पसंद करती थी। क्या बात है, आज कुछ खास है क्या? वो बड़े मज़े मज़े की खुशबू आ रही है। वो किचन में आकर स्टूल पर बैठते हुए बोला, समझ लो आज मंगनी है। शालिनी जी ने कहा, अच्छा, किसकी मंगनी? नेहा की? उसने चौंक कर पूछा। नहीं, नेहा की नहीं। इस घर में सबसे बड़ा कौन है? सुमन है ना, तो उसी का रिश्ता आया है। शालिनी जी की बात पर उसे ऐसा लगा जैसे पूरी छत उसके सर पर गिर पड़ी हो। वो तेजी से सुमन के कमरे में आया। सुमन, आप शादी कैसे कर सकती हैं, वह भी मुझसे पूछे बगैर? वह तेजी से अंदर दाखिल होते हुए बोला, मगर अगले ही मंजर को देखकर वो एकदम रुक गया था। सुमन खूबसूरत ब्लैक कलर की साड़ी में गजब ढा रही थी। हल्का फुल्का मेकअप उसकी गोरी दमकती रंगत को और भी खूबसूरत बना रहा था। आज उसने अपने बाल खुले छोड़ रखे थे जो अभी गीले थे और उनसे पानी टपक रहा था। वो कितनी ही देर तक उसे देखता रह गया। कमाल करते हो आरव, तुम दरवाज़ा नॉक नहीं कर सकते थे। कितनी बार समझाऊं, अब तुम बड़े हो गए हो। वो एकदम से शर्मिंदा होकर बोली थी। शर्म से उसके गाल हल्के हल्के दहकने लगे थे, क्योंकि जिस वक्त आरव कमरे में दाखिल हुआ था वो साड़ी का पल्लू गिराकर उसकी फॉल्ट ठीक कर रही थी। पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आप शादी क्यों कर रही हैं? पागल हो गए हो? शादी क्यों ना करूं? और मेरी उम्र हो गई है तो शादी तो करूंगी ना।
वो जवाब में सख्ती से बोली। मेरी असाइनमेंट बनाने में कौन हेल्प करेगा? वो एकदम तिलमिलाकर बोला। बस इतनी सी बात। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है मेरा ससुराल, रोज आ जाना, मैं कर दूंगी, वो मुस्कुराकर बोली थी। मुझे नहीं पता, मैं आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो बहुत गुस्से से बोला था। तो सुमन उसकी बात पर एकदम चौंक उठी। बहुत बड़ा मजाक है आरव, अब जाओ यहाँ से, मुझे तैयार होना है। उसकी बात को मजाक में उड़ाते हुए वह अपने बालों को ड्रायर से सुखाने लगी। मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपको किसी और का नहीं होने दूंगा, वो एकदम चीख कर बोला। तो सुमन उसकी बात पर फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगी। शट अप आरव, तुम्हें बात करते हुए बिल्कुल भी पता नहीं चलता ना कि तुम्हें क्या बात बोलनी है और क्या बात नहीं। मैं तुमसे पूरे 5 साल बड़ी हूं, वो बहुत गुस्से में बोली थी। तो क्या हुआ? इतनी सी उम्र का फर्क कोई मायने नहीं रखता, मोहब्बत में सब जायज होता है। जब मुझे आपसे मोहब्बत हो गई तो मैं क्या करूं? यह तो सिर्फ 5 साल का अंतर है। अगर आपकी और मेरी उम्र में 10 साल का अंतर भी होता तब भी मैं आपसे ही शादी करता। नहीं रह सकता मैं आपके बिना, ये ख्याल ही मेरी जान निकाल देता है। और अगर एक लड़की अपने से बड़ी उम्र के आदमी से शादी कर सकती है तो एक मर्द अपने से बड़ी उम्र की लड़की से शादी क्यों नहीं कर सकता? वो बहस करने पर उतर आया था। अभी और इसी वक्त जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई और बात नहीं करनी, वो गुस्से से मुंह फेरते हुए बोली। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा ना, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मैं आपको किसी और का होने नहीं दूंगा। अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूंगा, वो अटल शब्दों में बोला। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, पागल हो गए हो तुम? वो गुस्से से उसकी ओर मुड़ी। जाओ यहाँ से वरना मैं सबको बता दूंगी, सुमन ने उसे धमकी दी। बिल्कुल बताइए, मैं तो खुद भी यही चाहता हूं कि आप सबको बताएं, सबको पता चले और मैं ये बात सबको आपसे पहले ही बता दूंगा, वो गुस्से से बोला। तुम किसी को भी कुछ भी बताओ, मगर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं सिर्फ डॉक्टर आर्यन से ही शादी करना चाहती हूँ, सुमन ने ठंडे शब्दों में कहा। तो उसने आसपास देखा और फिर सामने ही टेबल पर उसे फ्रूट बास्केट में एक चाकू दिखाई दिया, जिसे उसने तुरंत उठाकर अपनी कलाई पर रख लिया। सुमन का दिल धक से रह गया। यह क्या बदतमीजी है, हटाओ इसे, आरव तुम्हें लग जाएगी, वो एकदम तड़प कर बोली। मगर इतनी देर में ही वह अपनी कलाई पर उसे जोर से चला चुका था। खून की एक तेज धार थी जो उसकी कलाई से निकली थी और अब लाल खून बहता हुआ जमीन पर गिरने लगा था। ये देखकर तो सुमन की जान निकल गई थी। अंकल आंटी प्लीज जल्दी से कमरे में आइए, वो चीख चीख कर सबको बुलाने लगी। कुछ ही देर में सब लोग वहां पर आए तो सामने का मंजर देखकर शॉक्ड रह गए। अब दूसरी कलाई की बारी है, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो दूसरी तरफ की कलाई भी काट लूंगा। बताइए, मुझे आप मुझसे शादी करेंगी या नहीं? वो इतनी जोर से चीखा कि सुमन ने डर के मारे अपने कानों पर हाथ रख लिया, जबकि आरव की बात पर सबने अविश्वास से उसकी ओर देखा था। आरव, यह क्या हरकत है? हटाओ इसको, तुम जो चाहोगे वही होगा, लेकिन प्लीज इसे कलाई से पीछे हटाओ। विक्रम जी तो अपने बेटे की दीवानगी पर पागल हो उठे थे। नहीं सुमन, हाँ बोलेगी तभी मैं इसे हटाऊंगा, वरना नहीं, वो कांपते शब्दों में बोला। प्लीज सुमन बेटा, हाँ बोल दो प्लीज, कब से बेजान खड़ी शालिनी जी ने तड़प कर कहा था। तुम जो चाहोगी वही होगा, प्लीज हटाओ अब इसे। अब सुमन ने आंखों में आए आंसू पोंछते हुए कहा। तो आरव ने अभी तक अपनी कलाई से चाकू नहीं हटाया था। उसने अपने पापा विक्रम जी की ओर देखा। मैं कल ही सुमन से शादी करना चाहता हूं, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। न शादी, वह विक्रम जी से बोला तो उन्होंने सर हिला दिया। उसने चुपचाप चाकू हटाकर टोकरी में रखा और सुमन के सामने जाकर अपने बाजू फैला दिए। मरहम पट्टी कर दीजिए, वह मुस्कुराकर बोला। तो सुमन ने उसे शिकवा भरी नज़रों से देखा और फिर अपने आंसू पोंछते हुए वो फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर लाई और उसके जख्म पर पट्टी करने लगी। पूरे घर में एक सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई मौत हो गई हो। ऐसा आज से कुछ साल पहले अर्चना की मौत पर सन्नाटा छाया था। सुमन पूरी रात रोती रही, ये सोच सोचकर तड़पती रही कि वह एक ऐसे लड़के की बीवी बनने जा रही है जिसको हमेशा उसने अपना छोटा भाई समझा था। क्या उसे वह उसका हक दे पाएगी? क्या उसके दिल में कभी भी आरव के लिए वो मोहब्बत पैदा हो सकेगी जो लड़की के दिल में अपने जीवन साथी को लेकर पैदा होती है?
अगले दिन सादगी से दोनों की शादी हो गई, मगर सुमन अंदर से टूट गई थी। इससे पहले कि आरव उसे विदा कराकर अपनी दुल्हन बनाकर अपने कमरे में ले जाता, सुमन के एक अचानक सुनाए गए फैसले ने सबके होश एक उड़ा दिए। आरव की जिद पर यह शादी तो हो गई, बस इससे आगे की मुझसे उम्मीद ना रखें। मैं जा रही हूं ये घर छोड़कर। उसने किसी दूसरे अस्पताल में अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था और वहीं जाकर हॉस्टल में रहने लगी। आरव तो अपना सा मुंह लेकर रह गया था। उसे सुमन से इस सब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी वह खुश था। कम से कम सुमन उसकी हो चुकी थी, उसके नाम के साथ जुड़ चुकी थी। लेकिन आरव उसकी एक झलक देखने के लिए हर रोज 1.5 घंटे का सफर तय करके जाता था, मगर वह एक नज़र भरकर भी उसे नहीं देखती थी। दिन गुजरते गए और पूरा 1 साल गुजर गया था। उस दिन सबके कहने पर सुमन घर आई तो आरव ने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी थी और लोगों की पहली एनिवर्सरी थी। वह चुपचाप इस पार्टी में शामिल हुई और आरव कुछ देर के बाद कहीं बाहर चला गया। सब लोग लॉन्स में बैठे थे जब सुमन बोली, मुझे कुछ बात करनी है अंकल आपसे। उसने झिझकते हुए विक्रम जी से कहा। हाँ हाँ बेटा बोलो। विक्रम जी ने चौंक कर कहा, मैं जानती हूं कि मैंने आपसे पूछे बगैर यह सब किया, लेकिन मुझे यह सब अब बताना होगा। मैं कल सुबह की फ्लाइट से हायर स्टडी के लिए लंदन जा रही हूं और वहीं पर मुझे एक जॉब भी मिल गई है। वह धीरे से बोली तो सब लोग चुप हो गए। इसके साथ साथ मुझे एक रिक्वेस्ट भी करनी है। जब तक मैं यहाँ से निकल ना जाऊं, आप में से कोई भी आरव को कुछ भी नहीं बताएगा। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? और आरव को बताए बिना कैसे जा सकती हो? पति है वह तुम्हारा। शालिनी जी की आंखों में आंसू चमक आए, यह सोचकर ही कि उनका बेटा जो इस लड़की के लिए दीवाना बना फिरता है, अगर यह चली गई तो उसका क्या हाल होगा। आप बीच में मत बोलिए शालिनी जी। आपके बेटे ने पहले ही मुझे सुमन बेटी की नज़रों में काफ़ी शर्मिंदा कर दिया है। मैं उससे निगाहें मिलाने के काबिल नहीं हूँ। खबरदार अगर आपने हमदर्दी में अपने बेटे को कुछ भी बताने की कोशिश की। विक्रम जी ने कड़क शब्दों में कहा। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, कोई ना कोई ड्रामा जरूर करेगा जिसकी वजह से हम सब फिर से इमोशनल ब्लैकमेल हो जाएंगे, मगर अब की बार ऐसा होने नहीं दूंगा। सुमन ने जो भी फैसला लिया है अब वही होगा। आप अब जाकर आराम कीजिए। सुबह तक यह बात किसी के भी मुंह से ना निकले। उन्होंने शालिनी जी को ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा। सब लोग एक एक करके अपने अपने रूम में चले गए। शालिनी जी को पूरी रात नींद नहीं आई और उधर आरव भी उस रात घर नहीं आया था। अगले दिन सुबह विक्रम जी खुद सुमन को एयरपोर्ट छोड़कर आए थे। सुबह नाश्ते की टेबल पर बैठे सब नाश्ता कर रहे थे जब एकदम फ्रेश मूड के साथ आरव अंदर आया। अरे सुमन कहाँ है? उठी नहीं अभी तक? वो अपनी प्लेट में आलू का पराठा निकालते हुए बोला। वो जा चुकी है। विक्रम जी ने साफ साफ शब्दों में जवाब दिया तो उसके मुंह तक जाता हुआ हाथ एकदम से रुक गया था। मुझसे मिले बिना चली गई, इसका मतलब है आज भी मुझे उसे देखने के लिए जाना पड़ेगा। उसके हॉस्टल तक मैं ऐसा करता हूँ, ये घर आकर खाना खाऊंगा। वो बोलते हुए जल्दी से उठा। चुपचाप बैठकर खाना खाओ। मजनू की औलाद वो हॉस्टल नहीं गई, वो लंदन जा चुकी है। विक्रम जी ने गुस्से से झुंझलाते हुए कहा। आप मजाक कर रहे हैं ना पापा? और मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो एकदम गुस्से से बोला। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, वो वाकई जा चुकी है। इन सब से पूछ लो। विक्रम जी ने कहा तो उसने बारी बारी अपनी माँ और अपनी बहन के चेहरे की ओर देखा था, जो सब खामोशी से बैठे थे, जबकि शालिनी जी की आंखें तो भीग चुकी थीं। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? एक बार मुझे बताती तो सही, मैं उसे नहीं रोकता। वो एकदम से तड़प उठा था। ये बात तुम सिर्फ अब कह रहे हो, जबकि मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं। अगर तुम्हें बता दिया जाता तो तुम उसके ख्वाबों को फिर से रौंद देते, और इस बार मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था। मैंने उसे उसकी मर्जी से जीने के लिए भेजा है, जहां तुम जैसा पागल जुनूनी उसके पीछे नहीं होगा। विक्रम जी ने कड़वे शब्दों में कहा तो एक आंसू उसकी आंख से निकलकर उसकी बियर्ड में खो गया था। उसके दिल का दर्द उसकी आंखों से साफ महसूस हो रहा था। कांपते हाथों की उसने मुट्ठियां बनाई थीं, इतनी जोर से कि उसकी नसें उभर आई थीं। वो अपने अंदर के दुख और गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, और फिर वो एक झटके से उठा और कमरे में चला गया। अगले दिन वो शालिनी जी को कहीं जाने का कहकर घर से चला गया और फिर पूरे 4 साल के बाद लौटा था। वो बिल्कुल ही बदल चुका था।
जिस्म पहले से भरभरा और मजबूत था। चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी, मानो कभी हंसा ही ना हो। फिर कुछ समय के बाद वह दोबारा वापस चला गया और इसी शहर में रहते हुए भी घर में 3-3 4-4 दिन के बाद आता और कभी कभार तो हफ्ता हफ्ता भर घर नहीं आता था। पढ़ाई तो वह कब की छोड़ चुका था। विक्रम जी सिर्फ उसकी हरकतों पर जलते भुनते रहते। और अब पिछले दिनों उनके एक दोस्त इंस्पेक्टर ने बताया कि उनका बेटा किसी होटल में गुंडागर्दी करते हुए देखा गया है। तब से तो वह जैसे पागल हो गए थे। जब वह घर आया तो उस दिन काफी ज्यादा इंसल्ट भी की थी उसकी, मगर उसके कानों पर तो जैसे जूं भी नहीं रेंगती थी। वो उस पर चिल्लाते, मगर वो कोई जवाब दिए बगैर वहां से ऐसे चला जाता जैसे उसकी बजाय किसी और से बात कर रहे हों। और आज वह बोला भी तो इतना कड़वा कि कुछ पल के लिए विक्रमजी शॉक्ड रह गए थे। वह बदतमीज नहीं था, मगर अब वह बेहद बदतमीज और जिद्दी बन गया था। घर में नेहा की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। एक वक्त पर सब लोग लॉन्स में बैठे थे, सिवाय आरव के। सुमन अभी अभी सबके बीच जाकर बैठी थी कि कुछ ही देर गुजरी तो आरव अंदर दाखिल हुआ। उसकी सफ़ेद शर्ट खून से भीगी हुई थी। "ये क्या हुआ आरव भाई? मम्मी पापा सब इधर आए?" नेहा सबको ऊंची ऊंची आवाज में पुकारने लगी। सब लोग दौड़ते हुए बाहर आए। "कुछ नहीं हुआ है मुझे। ठीक हूं। बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, वह भी मेरा नहीं, किसी और का। तो बस उन्हें अस्पताल पहुंचाते हुए कपड़े खून से भर गए हैं। मैं अभी चेंज करके आता हूं।" वो नेहा के गाल को थपथपाते हुए सुकून से बोला। "हे भगवान, मेरी तो जान ही निकाल दी थी इस लड़के ने," शालिनी जी ने तड़प कर कहा। वो तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कुछ देर के बाद सुमन उठी और बिना किसी को कुछ कहे चुपचाप उसके पीछे चली आई थी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अंदर चली जाए। खुले दरवाजे से हल्का सा झरोखा देखा तो वह बिना शर्ट के खड़ा था। उसके कंधे पर बैंडेज हुआ था। कुछ देर तक आईने के सामने खड़ा रहा, फिर कमर से दूसरी शर्ट निकाल कर लाया और उसे पहनने की कोशिश करने लगा, मगर बाजू के घाव की वजह से वह पहन नहीं पा रहा था। सुमन से अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ। वह तेजी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो वह उतनी ही तेजी से उसकी तरफ घूमा था। "आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं?" वो बोला नहीं था, बल्कि गुस्से से दहाड़ा था। "क्या हो गया है आरव? तुम्हें कंधे पर चोट कैसे लगी, मुझे बताओ?" वो पास आकर बोली। "आप होती कौन है मुझसे ये सवाल करने वाली?" वो गुस्से से बोला और उसकी तरफ रुख फेरकर पूरी ताकत से शर्ट पहनने लगा। मगर इतना जोर लगाने पर उसके जख्म से खून बहने लगा था और बैंडेज खून से एकदम लाल हो गई थी। सुमन ने तड़प कर उसका बाजू थामा। "अगर तुमने मुझे अपना घाव नहीं दिखाया ना, तो मैं अभी और इसी वक्त बाहर जाकर सबको बता दूंगी कि एक्सीडेंट किसी और का नहीं तुम्हारा हुआ है," वो गुस्से से बोली और उसकी शर्ट रिमूव करती वो उसके इतने करीब हुई कि आरव की गर्म सांसें उसके चेहरे को जलाने लगीं। फिर वो उसे बेड पर बिठाकर उसकी बैंडेज खोलकर देखने लगी और घाव देखकर वह एकदम हैरान रह गई थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गोली लगी हो। "किसी से झगड़ा करके आए हो आप?" उसने अपनी नम आंखों को उसके चेहरे पर जमाते हुए पूछा तो वह निगाहें चुराकर अपने चेहरे का रुख फेर गया। "मैं कुछ पूछ रही हूं आपसे। यह सब कैसे हुआ?" उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए पूछने लगी। "आपको जानकर क्या करना है? और आपको अचानक से मुझ पर हमदर्दी क्यों होने लगी? अपनी हद में रहें।" वो कड़वे शब्दों में बोलता उठकर उसको बाजू से खींचकर दरवाजे तक लाया और जोर से बाहर फेंकते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। "आरव, मैं कह रही हूं दरवाज़ा खोलो, मुझे आपकी बैंडेज करनी है।" वो दरवाजे को जोर जोर से बजाते हुए चिल्लाकर बोली। उसके चिल्लाने पर सब लोग वहां आ गए थे। "क्या हुआ है आखिर?" विक्रम जी ने पूछा। "अंकल, मुझे लगता है किसी से झगड़ा करके आया है, गोली लगी है उसे," वो रोते हुए बोली। तो सब लोग शॉक्ड रह गए। "आरव, दरवाज़ा खोलो," विक्रम जी ने जोर जोर से दरवाज़ा बजाते हुए कहा। शालिनी जी ने भी आगे बढ़कर रोते हुए आवाज़ लगाई। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला। वह बाहर आया तो शर्ट पहन चुका था। "ये बता रही है कि तुम्हें गोली लगी है?" शालिनी जी ने बेचैनी भरे शब्दों में पूछा। "बेवकूफ़ है ये, पता नहीं इसे कुछ भी। पता नहीं डॉक्टर की डिग्री इसे किसने दे दी। घाव देखकर भी इसे पता नहीं चला कि किस चीज़ का है।" वो मुंह बनाकर बोला। "क्या मतलब? लेकिन तुम तो कह रहे थे तुम्हें चोट नहीं आई?" विक्रम जी ने पूछा। "मुझे चोट आई थी और वह मरीज को उठाते हुए आई थी। बाकी सारा खून उनका ही था।
अगर मुझे गोली लगी होती तो मैं इतने सुकून से खड़ा ना होता। वो मुंह बनाकर बड़े आराम से झूठ बोल रहा था। झूठ बोल रहा है ये। वो एकदम से तड़प उठी थी। अच्छा, अगर मुझे गोली लगी होती तो मुझे तो हॉस्पिटल में होना चाहिए ना। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? बोलो। बचपन से ही चोट से कितना डरता था मैं। जरा सी चोट लग जाती थी तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता था, और अब अगर गोली लगी है तो मैं सुकून से घूमता फिर रहा हूँ। वाह, क्या बात है। ये शायद मुझे आपसे डांट लगवाना चाहती है, ये बात कहकर कि मेरा किसी से बाहर झगड़ा हुआ है और आपको तो वैसे भी मौका चाहिए मुझे सुनाने के लिए। तो बस यह मुझे बदनाम करने के लिए यह सब कर रही है, ताकि आपसे मुझे डांट लगवा सके। वो गुस्से से चबा चबा कर बोलता जा रहा था। शर्म नहीं आती तुम्हें? खुद ही चाहती थी ना मेरा बेटा तुमसे दूर हो जाए, तो अब क्यों खुद भाग भाग कर उसके पास जाती हो? पहले ही वह बाप बेटा एक दूसरे से बात करने को राजी नहीं, और तुम उनमें और भी फूट डलवा रही हो। शालिनी जी ने गुस्से से कहा। ऐसी बात नहीं है आंटी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने देखा है इसका घाव खुद अपनी आंखों से। बहुत गहरा है। वो एकदम तड़प कर बोली और आंखों में नमी छलक आई थी। बस बस, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, और ना ही मेरे बेटे की हमदर्द बनने की। अब जो कुछ भी है और जो हो रहा है वह सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने अपने बेटे को समझाया है कि वह तुम्हें छोड़ दे। अरे, जहां कदर ना हो वहां दिल लगाने का क्या फायदा, और फिक्र मत करो। तुम्हें अपनी जान छुड़वाने के लिए कोई भी साजिश रचने की जरूरत नहीं। शालिनी जी ने कड़वे शब्दों में कहा। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं कुछ देर आराम कर सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूं। हाँ हाँ, मेरा बच्चा, तुम जाओ आराम करो, और आप सब चलिए खाना खा लीजिए। तमाशा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बच्चा आराम करना चाहता है, उसे आराम करने दें। शालिनी जी ने कहा तो सब एक एक करके वहां से चले गए, सिवाय सुमन के। वो भीगी आंखों से उसे देख रही थी, जो तंजी अंदाज में मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ डॉक्टर जी? अब आप यहीं खड़ी रहेंगी या फिर यहां से जाएंगी? क्यों झूठ बोला आपने सबसे? होंठ कुचलते हुए वह बोली। माफ करो मुझे, तुमसे मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। अब आप जा सकती हैं। वो गुस्से से चटक कर बोला, और फिर दोबारा से उसके मुंह पर जोर से दरवाज़ा बंद करके कमरे के अंदर लॉक हो गया। सुमन बोझल दिल के साथ वहां से चली आई। 2 दिन गुजर चुके थे। आरव घर में मौजूद नहीं था। शाम को नेहा की हल्दी की रस्म थी और सब लोग सुबह से ही तैयारियों में बिजी थे। सुमन, बेटा एक काम करो, नेहा को पार्लर लेकर चली जाओ, शालिनी जी ने कहा तो उसने सर हिला दिया। कुछ देर के बाद वो दोनों पार्लर के लिए निकल चुकी थीं। अचानक से बीच रास्ते में गाड़ी रुक गई। इससे पहले वह दोनों कुछ समझ पातीं कि तभी 3-4 नकाबपोश उनके करीब आए। उन्हें बंदूक की नोक पर अपनी वैन में बिठाकर वहां से ले गए। वो पिछले 2 घंटे से वहां पर चिल्ला चिल्ला कर सबको पुकार रही थी कि तभी एक नकाबपोश अपने 2 आदमियों के साथ अंदर आया। कौन है इनमें से उस शेर की बहन? उसने अपने साथ मौजूद आदमी से पूछा तो उसने नेहा की तरफ इशारा कर दिया। फोन पर उस शेर को बता दो कि उसकी बहन मेरे पास है, वो आदमी गुस्से से बोला। फोन करने की जरूरत नहीं है राघव, शेर को हर बात की खबर होती है। दरवाजे से आरव अंदर दाखिल होते हुए बोला, और फिर सुकून से आकर कुर्सी पर बैठ चुका था। आरव को देखकर सुमन और नेहा की आंखों में चमक आई थी, लेकिन उसका अंदाज देखकर दोनों ठिठक गई थीं। तूने बहुत नुकसान किया है राघव का, और तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो नकाबपोश आदमी अपनी पिस्तौल का रुख उसकी तरफ करते हुए बोला। तो आरव एक जोरदार ठहाका लगाकर हंस पड़ा। तुझे क्या लगता है शेर को शिकार करना इतना आसान है? अंडरवर्ल्ड में दहशत का दूसरा नाम शेर है। बोला था ना तेरे को मेरे से पंगा नहीं लेने का, वरना तू बहुत पछताएगा। और देख फिर तेरे साथ अब क्या होगा। तेरा पूरा का पूरा अड्डा तबाह, तेरा कारोबार भी खत्म। और अब तुमने मेरी बहन और मेरी बीवी को किडनैप करके बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। तुम्हें पता है ना कि मैं अपनी फैमिली को कितनी मोहब्बत करता हूँ। आज तक मैंने छुपा कर रखा हुआ था, मगर अफसोस तुझे पता चल गया। मेरी ही गलती है कि मैंने तेरे साथियों को अपना पीछा करने दिया। अगर वहीं पर ख़त्म कर देता तो आज यह नौबत नहीं आती। लेकिन कोई बात नहीं, इस गलती की सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ना। पहली बार मैंने तुम्हारे कारोबार को तबाह किया था, मगर इस बार तुम मेरे हाथों से मरोगे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था राघव। मैं तुम्हारी जान लेना नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जान लेनी पड़ेगी क्योंकि तुमने मेरी फैमिली पर हाथ डाला है, आरव ने कहा,
और राघव ने गुस्से से गोली चलाई। मगर इससे पहले आरव झुककर नीचे होता उसकी टांगों के बीच से गुजर चुकी थी। कुछ ही देर में शेर ने उसके दोनों आदमियों के गले की हड्डियां तोड़ते हुए उन्हें पूरी तरह ठंडा कर दिया था। राघव डर कर पीछे हटा था, मगर तब तक शेर उस पर जा झपटा और उसे उठाकर जमीन पर दे मारा। उसकी चीख के साथ साथ नेहा और सुमन की चीखें भी निकल गई थीं। वो दोनों फटी फटी निगाहों से आरव को देख रही थीं, जो इस वक्त किसी दरिंदे से कम नहीं लग रहा था। अब राघव जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और आरव ऐसे आराम से बैठा था जैसे सर्कस चल रहा हो। मम्मा मार दो मुझे, बहुत तकलीफ शेर। राघव तड़प कर आधे अधूरे शब्द बोला तो शेर ने उसकी तरफ पिस्तल फेंकी। दो ऑप्शन है तेरे पास, या तो मुझ पर गोली चला, लेकिन अगर निशाना चूक गया तो तुझे ही ज्यादा तड़पा तड़पा कर मारूंगा, या फिर खुद को ही मार ले, वो बेदर्दी से बोला। राघव ने पिस्तौल थामी और कांपते हाथों से अपने ही आप को ठंडा कर दिया। उसकी आखिरी चीख के साथ वहां एक मौत का सा सन्नाटा छा गया। नेहा तो सदमे से बेहोश हो गई थी, जबकि सुमन सफेद पड़ते चेहरे के साथ एकटक उसे देखे जा रही थी। फिर वह चलता हुआ उसके पास आया, दोनों की रस्सियां खोलते हुए नेहा को गोद में उठाया और सुमन को पीछे आने का कहता बाहर निकल गया। सुमन पिछली सीट पर नेहा का सर गोद में रखे उसे होश दिलाने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर के बाद गाड़ी एक बिल्डिंग के सामने रुकी। वो बाहर निकला और नेहा को दोबारा से गोद में उठाया। उसे पीछे आने का इशारा करता हुआ तेजी से सीढ़ियां चढ़कर एक फ्लैट के सामने ले आया। अंदर आते ही उसने नेहा को बेड पर लिटाया और गुमसुम खड़ी सुमन की ओर घूमकर देखा। बैठ जाओ यहां पर, मैं पार्लर वाली को यहीं बुला लूंगा, दोनों यहीं से तैयार हो जाना और हम वक्त पर पहुंच जाएंगे। वो बड़े ही सुकून से बोलते हुए बाहर की ओर बढ़ने लगा तो सुमन ने एकदम से उसका हाथ थाम लिया। वो रुककर सवालिया निगाहों से सुमन को देखने लगा। कौन सा रूप है यह आपका? इस कदर बेदर्द आपने उन लोगों को जान से मार दिया। इसका मतलब अंकल जी जो आपके बारे में सोचते हैं वह बिल्कुल सही है कि आप गलत राह पर चल पड़े हैं। वो सब्र से भरे शब्दों में बोली, मैं जिस भी राह पर चलूं आपको उसे क्या अपने काम से काम रखो। वो एक झटके से अपना बाजू छुड़वाता हुआ बाहर की ओर बढ़ गया। सुमन भी तेजी से उसके पीछे आई थी। क्यों कर रहे यह सब? मेरे की सज़ा उन सबको क्यों दे रहे हैं जो आपके अपने हैं? काम से काम रखो अपने। जाओ जाकर नेहा को होश में लाओ, मैं पार्लर वाली को अभी बुलाकर लाता हूं। ठंडे शब्दों में बोलता हुआ मोबाइल पर कोई नंबर डायल करता हुआ कान पर लगा गया। सुरभि, तुम पार्लर से एक लड़की को लेकर मेरे अपार्टमेंट में पहुंचो। क्यों, क्या हुआ है? यह वहीं आकर पता लग जाएगा। और हाँ, रोहन के साथ आना, अकेली मत आना। फोन पर किसी लड़की को आने का कहकर वह पीछे पलटा तो सुमन अभी तक वहीं खड़ी थी। वो अंदर आया और पानी के छींटे मारकर नेहा को होश दिलाया। नेहा होश में आते ही रोने लगी। आपने हमारी आंखों के सामने किसी की जान ले ली। आरव भाई, आप जानते भी हैं आपको सजा हो सकती है। मम्मी पापा पर क्या गुजरेगी जब उन्हें यह सब पता चलेगा? नेहा रोते हुए बोली जा रही थी, मगर वो चुपचाप बैठा मोबाइल पर बिजी था। आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे भैया? नेहा ने एकदम से झुंझलाकर कहा। कोई जरूरत नहीं है नेहा, इससे कोई भी बात पूछने की जरूरत नहीं। ये समझने की हर हद से गुजर चुकी है। मैं आज घर जाते ही अंकल जी को सब कुछ बताऊंगी। ये समझता क्या है खुद को? सुमन ने कहा तो वह मोबाइल सोफे पर पटक कर उठा और उसके करीब आया। अभी और इसी वक्त फोन करो ना और लगा दो शिकायत मेरी। मगर उसके बाद क्या होगा ये आपको अच्छी तरह पता है। नेहा की शादी खराब हो गई और पता नहीं आगे भी क्या क्या होगा। उन्हें तो वैसे भी मौका चाहिए मुझे सुनाने का, और आप तो बस यही चाहती हैं ना। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर कांटदार शब्दों में बोला। वो कोई और बात कहती कि तभी दरवाज़ा खुला। एक लड़की अंदर दाखिल हुई, उसके पीछे ही एक और लड़की और एक लड़का दाखिल हुआ। क्या बात है बॉस, शादी करने वाले हो क्या? लग तो ऐसा ही रहा है। अरे क्या लड़कियां अंग्रेज हैं आपने? पट शर्ट में वो लड़की नॉनस्टॉप बोले जा रही थी। सुरभि, तुम थोड़ी देर जबान बंद नहीं रख सकती, हर वक्त यह बकबक करना जरूरी होता है। और पूजा, प्लीज जल्दी से मेरी बहन को तैयार कर दो। अरे ये नेहा है। क्या हुआ, पार्लर वाली नहीं मिली क्या? सुरभि ने एक और सवाल दागा तो उसके इतना फ्री होने पर सुमन ने घूर कर उसे देखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। यह कहकर उसने सब कुछ बता दिया। तो वह लड़की सुरभि और साथ में वह लड़का सब परेशान हुए थे।
ओह माय गॉड, अगर ऐसा कोई मामला था तो हमें फ़ोन कर देते, हम आपके पास आ जाते। अगर आपको कुछ हो जाता तो वो सुरभि नाम की लड़की परेशान होकर बोली और फिर एकदम से आरव के करीब आकर उसका हाथ थाम लिया। ये चोट फिर से लगवा ली ना आपने? सुरभि ने हाथ थामते हुए कहा तो सुमन ने भी चौंक कर देखा। वाकई उसके हाथ से खून बह रहा था। तुम अच्छी तरह जानती हो सुरभि, इतनी छोटी मोटी चोटों का मैं टेंशन नहीं लेता। जाओ, जाकर जो खाना है फ्रिज में से निकाल कर खा लो। जबकि सुरभि अपने साथ आए उस लड़के से कहने लगी, तुम यहीं आराम से खड़े हो, देख नहीं रहे बॉस को चोट लगी है, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। सुरभि ने चीख कर पास खड़े लड़के से कहा, ओह हेलो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, तमीज से बात किया करो मुझसे। वो लड़का भी गुस्से से बोला, चुपचाप जो कहा जा रहा है वही करो। सुरभि ने इस बार गुस्से से आंखें दिखाकर कहा, देख रहे हो ना बॉस, इस चुड़ैल को ये किस कदर रोब जमाती है हम सब पर, और तब भी आप सिर्फ इसी की साड़ लेते हैं। वो लड़का भी कमर पर हाथ रखकर चिढ़कर बोला, मैं डायन हूं तो तुम भी बनमानुष हो, बंदर हो, जलील इंसान। वो भी अब कमर पर हाथ रखकर तुनक कर बोली। सुमन और नेहा उनकी लड़ाई पर बुरी तरह घबरा चुकी थीं, जबकि आरव और वो पार्लर वाली लड़की पूजा चुपचाप खड़े थे। उनकी लड़ाई पर सुमन एकदम परेशान होकर चीखी थी, प्लीज आरव, इन्हें चुप करवाओ, मेरे सर में दर्द होने लगा है। एक नज़र सुमन की तरफ देखते हुए उसने उन दोनों को चुप करवा दिया था। उसके एक ही बार कहने पर वह दोनों चुप हो गए थे। सुरभि थोड़ी देर के बाद आई तो उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। वो उसे सोफे पर जबरदस्ती बिठाकर उसके सामने टेबल पर बैठी और उसके हाथ पर बैंडेज करने लगी, जबकि सुमन अंदर ही अंदर जल रही थी। अच्छा ऐसा करो, कंधे का जख्म भी दिखाओ ताकि मैं वहां भी बैंडेज कर दूं। मुझे पता है जरा भी ध्यान नहीं रखा होगा उस जख्म का। वो तेजी से बोलते हुए बड़े ही महारत से उसकी पट्टी कर रही थी। मेरा जख्म ठीक है, ऐसा करो तुम लोग अब वापस जाओ, चुपचाप शर्ट उतारो, वरना मैं सारे के सारे बटन तोड़ दूंगी। अरे मैंने बोला ना सब ठीक है, और वाकई में, और बाकी जो कुछ है मैं मैनेज कर लूंगा। प्लीज अब जाओ यहां से। लेकिन सुरभि बाज नहीं आई। उसने एक झटके से उसकी शर्ट के बटन तोड़कर उसकी शर्ट को उतार दिया, जबकि उसकी इतनी बेबाकी पर सुमन तिलमिला कर रह गई। तुम्हारा दिमाग खराब है सुरभि, अब इन बटनों को कौन जोड़ेगा? वो गुस्से से बोला। क्यों, आपके पास कोई दूसरी शर्ट नहीं है क्या? वो मुंह बनाकर बोली और फिर बड़े ही सुकून से उसके कंधे की बैंडेज करने लगी। वो भी चुपचाप अब उसकी सारी बातें मानता जा रहा था, और यह बातें सुमन को अंदर ही अंदर आग में झुलसा रही थीं। बैंडेज करने के बाद वह उसके वार्डरोब की तरफ बढ़ी और वहां से एक दूसरी शर्ट निकालकर उसे पहनने में मदद करने लगी। शर्ट के बटन लगाकर जाना, वरना छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, वो हंसते हुए बोला। अरे एक शर्ट के बटन के टूटने पर इतना गुस्सा दिखाने लगे हो? इतनी खूबसूरत लड़की ने तुम्हारी मरहम पट्टी की, उसके पैसे तो दिए नहीं तुमने। खैर, तुमसे उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ? चाय बनाकर लाती हूँ, पी लेना। सुबह से कुछ खाया पिया भी है या नहीं? वो दरवाजे की तरफ बढ़ते बढ़ते दोबारा पलटकर बोली। बहुत बिजी था, याद नहीं रहा, वो सिर झटक कर बोला। अफसोस होता है मुझे कभी कभी कि पता नहीं खाए बगैर इंसान जिंदा कैसे रहता है। खैर छोड़ो, मैं कुछ बनाकर भी लाती हूँ, वरना पता लगा रात तक भूखे रहोगे। वैसे तुमने मुझे नेहा की शादी पर न बुलाकर बहुत गलत किया है। सुरभि ने कमर पर हाथ रखकर मुंह बनाकर कहा, इनवाइट करने वाला था यार, लेकिन भूल गया। और वैसे तो अभी सिर्फ हल्दी की रस्म है, 3 दिन के बाद मेहंदी है, और फिर बारात तो उसी दिन बुलाऊंगा। वो सपाट शब्दों में बोलता अपनी शर्ट के बटन बंद करने लगा। चलो देखती हूँ। वो बोलती हुई वहां से पलट गई। उसके जाने के बाद भी सुमन गुमसुम सी बैठी रही और आरव उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, जहां अजीब से हाव भाव का असर चढ़ा था। वो अपना सर झटक कर रह गया। फिर कुछ देर के बाद वह बाहर निकल गया। लॉन से लगातार बोलने की आवाज़ें आ रही थीं और सुमन बेचैनी से कभी दरवाजे की तरफ देखती और कभी नेहा की तरफ, जो कि तैयार होने में बिजी थी। फिर उन दोनों के तैयार होने के बाद सुरभि अंदर दाखिल हुई तो उसके हाथ में उसकी ड्रेस थी, जो वो नीचे गाड़ी से निकाल कर लाई थी। कपड़े पहनने के बाद वह जैसे ही बाहर आई तो सुरभि और वह लड़का उसे पार्लर वाली को लेकर जा चुके थे, जबकि आरव सोफे पर लेटा आंखें बंद किए हुए था। वह चलती हुई उसके पास आ गई। हो गई तैयार? बंद आंखों के पीछे से सवाल पूछा तो वह चौंक गई। आपको कैसे पता चला कि मैं आपके पास आई हूं? सुमन की बात पर वह कड़वे अंदाज में मुस्कुराया।
मोहब्बत की थी आपसे कभी, और जब भी आप पास होती हैं ना तो अभी भी महसूस हो जाती है। क्या करूं इस कमबख्त दिल का? दिल चाहकर भी, जो चाहकर भी, इस मोहब्बत को दिल से निकाल नहीं पाया। वो ठंडे शब्दों में बोलते हुए उसके दिल की धड़कन को धड़कने पर मजबूर कर गया था। कितना हैंडसम हो गया था वह, और यहाँ तक कि वह उसके सामने एक छोटी सी नाजुक सी गुड़िया जैसी लगने लगी थी। फिर वह उठकर खड़ा हुआ और नेहा को आवाज देने लगा। एक निगाह भी उसने सुमन पर नहीं डाली थी, मानो वो उसके लिए कोई अहमियत न रखती हो। वो दिल ही दिल में बुझ गई थी। पता नहीं क्यों उसका मन कर रहा था कि आरव उसे नजर भरकर देखे, उसकी तारीफ करे। नेहा के बाहर जाते ही वह उन दोनों को लेकर घर के लिए निकल चुका था। घर पहुंचे तो मेहमान भी पहुंच चुके थे। थोड़ी देर में ही उसे स्टेज पर ले जाकर बिठा दिया गया और सुमन भी उसके साथ ही बैठ गई। मगर उसकी निगाहें आरव को ही तलाश कर रही थीं, जो न जाने कहाँ अचानक से गायब हो गया था। कुछ देर के बाद वह सामने से आता दिखाई दिया। वो वेटर को कुछ समझा रहा था और बेहद जिम्मेदार लग रहा था। मैंने कहा था ना, वह ठीक हो जाएगा, और देखो आज किस तरह अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है। शालिनी जी की आवाज पर वह चौंक कर उन्हें देखने लगी। काश ये बिजनेस की तरफ भी आ जाए और अपनी पढ़ाई को दोबारा जारी रख ले तो कितना अच्छा होगा। समझ नहीं आता ये लड़का करेगा क्या। मैं तो अभी तक उस दिन की बात नहीं भूला, जिस दिन मुझे पता चला ये किसी क्लब में गुंडागर्दी कर रहा था। हो ना हो इसकी जो चोट लगी है ना, इसी चक्कर में लगी है। विक्रम जी परेशान शब्दों में बोले। सुमन ने धीरे से सिर हिला दिया। उसका दिल उदास हो गया था, यह सोचकर कि जब विक्रम जी को पता चलेगा कि उनका बेटा अब एक बहुत बड़ा डॉन और कातिल बन चुका है तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन उसने मन ही मन में सोच लिया था कि आज वह इस बारे में उससे बात करके रहेगी और उसे समझाने की भी कोशिश करेगी। फंक्शन से फ्री होने के बाद उसने अपने और नेहा के लिए चाय बनाई। काफी देर तक बैठकर वह बातें करती रही। फिर नेहा तो सोने के लिए लेट गई, मगर सुमन को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर आरव के कमरे में आई और धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। आ जाइए। नींद से बोझिल आवाज़ कानों में गूंजी तो वह धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। आरव बिना शर्ट के औंधे मुंह बेड पर लेटा हुआ था। रात के इस वक्त आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। उसकी भारी आवाज़ गूंजी तो वह गहरी सांस भरते हुए बेड की तरफ कदम बढ़ा गई। उठिए, मुझे आपसे बात करनी है। वो पास जाते ही रोब जमाने वाले अंदाज में बोली। मैं कानों से सुनता हूँ, सो प्लीज आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। वो सुकून से बोला। आप जानते भी हैं अंकल जी आपके लिए कितना परेशान हैं। अगर उन्होंने कोई ऐसा वैसा फैसला किया तो? ऐसा वैसा फैसला मतलब? वो इस बार एकदम उठकर बैठ गया और साथ ही हाथ बढ़ाकर कमरे की लाइट भी ऑन कर दी। आप अच्छी तरह जानते हैं ऐसे वैसे से क्या मतलब है। वो उसके कसरती बदन से निगाहें चुराकर बोली। नहीं, मैं नहीं जानता, क्या है ना कि मेरा दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका है गुंडागर्दी करते करते, तो मुझे कुछ बातें समझ नहीं आती। आप समझा दीजिए। देखो आरव, इस तरह जिंदगी नहीं गुजरती। हम दोनों पति पत्नी हैं और पति पत्नी का रिश्ता तभी आगे बढ़ता है जब हम सब कुछ ठीक करके चलें, और आप भी इस बात को सीरियस लेकर चलें। तो वो थोड़ा झुंझलाते हुए बोली। मैं तो सीरियस ही था हमेशा से, मगर आपने मुझे सीरियस रहने नहीं दिया। आप तो मुझे छोड़कर चली गई, वो भी बिना बताए। वो एकदम कड़वे शब्दों में बोला। हाँ, मैं मानती हूँ मैं गई थी, लेकिन ना बताने की वजह यही थी कि आप मुझे जाने नहीं देते। क्या मैं आपके दोगलेपन को नहीं जानती थी? वो होंठ कुचलते हुए बोली। जब मेरे पागलपन को जानती थी तो फिर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अब मेरे अंदर जीने की तमन्ना खत्म हो चुकी है, इसीलिए मैं खतरों से खेलता हूँ कि किसी दिन किसी अनजान गोली का निशाना बनकर शायद मैं जान से हार जाऊं और मेरी जिंदगी के दुखों का अंत हो जाए। इस दर्द से छुटकारा मिल जाए जो दिल के किसी कोने में हर पल टीस मारता है। शटअप, क्या बकवास कर रहे हो? वह एकदम उसके पास बैठती हुई उसके होंठों पर अपना हाथ रख गई। बहुत नफरत थी ना आपको मुझसे? मुझे मोहब्बत करने की सज़ा सुना दी आपने। एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि पूरा 1.5 घंटा लगाकर आपके हॉस्टल में आपकी एक झलक देखने आया करता था। मेरी दीवानगी का आपको अंदाज़ा नहीं था क्या, जो मुझे बिना बताए छोड़कर 7 समंदर पार चली गई। एक बार भी नहीं सोचा कि जो इंसान जब तक तुम्हारी एक झलक नहीं देख लेता उसे चैन नहीं मिलता था,
और अब बिना बताए जा रही हो, तो इतने सालों के लिए तो वह कैसे जिंदा रह पाएगा? एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कैसा महसूस करूंगा, मैं जो आपको देख देख कर जीता था। खैर, यहां तो मरने वाला भी सब्र कर लेता है, आप तो फिर भी जिंदा थीं। मुझे भी सब्र आ ही गया। वो उसका मखमली हाथ अपने होंठों से हटाते हुए बोला, क्या करती मैं आरव? शर्म महसूस होती थी मुझे, यह सोचकर कि मैं अपने से इतनी छोटी उम्र के इंसान से शादी कर चुकी हूं। मेरा यहां से जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं खुद को कुछ वक्त देना चाहती थी। सुमन ने भीगे शब्दों में कहा, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। मिस सुमन, जाइए यहां से, मुझे सोना है। कहते हुए वो लाइट बंद कर गया। प्लीज मुझसे बात तो करो ना, मैं नहीं देख सकती ये सब, मुझे गिल्टी फील होता है। वो तड़प उठी उसकी बेरुखी पर। प्लीज सुमन, जाओ यहां से, वरना मैं अपना बर्दाश्त खो दूंगा। वो करवट लेते हुए बोला। वह कुछ देर तक उसकी चौड़ी पीठ को देखती रही, फिर चुपचाप वहां से पलट गई। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर सब मौजूद थे। सुमन की निगाहें सिर्फ आरव को तलाश रही थीं, जिसको देखने के लिए न जाने क्यों अब उसका दिल मचलने लगा था। दिल उसे रात भर शर्मिंदा करता रहा कि खुद से छोटे लड़के से मोहब्बत करने लगी हो, मगर वह अपने दिल को समझा चुकी थी कि मोहब्बत कभी उम्र देखकर नहीं की जाती। अगर मोहब्बत की कोई कैद होती तो वह मोहब्बत मोहब्बत नहीं, सौदा होती। उसे आज आरव बिल्कुल सही लगा था। उसने अगर सुमन से मोहब्बत की थी तो कुछ गलत नहीं था, मगर उस वक्त सुमन को सिर्फ उसका जज्बातीपन लगा था, लेकिन वो उसकी मोहब्बत में खुद को गलत राहों पर डाल चुका था। यह सोचकर ही वह पागल हो रही थी। कुछ देर बाद वह ताज़ा दम होकर बाहर आया और कुर्सी घसीटते हुए बैठ गया। तुम्हारा अब आगे का इरादा है? बिजनेस कब ज्वाइन करोगे? विक्रम जी ने आज फिर से अपना पसंदीदा टॉपिक छेड़ दिया था। कभी नहीं। उसके जवाब पर सब लोग परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे और विक्रम जी ने गुस्से से चम्मच प्लेट में पटक दिया। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो फिर मैं भी सुमन को तुमसे तलाक दिलवाने के लिए अदालत में केस करूंगा, क्योंकि मैं सुमन की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। मेरी मरती हुई बहन ने इसका हाथ मेरे हाथ में दिया था और मैंने उससे वादा भी किया था कि हमेशा इसकी देखभाल अपनी बेटी की तरह करूंगा। इसमें क्या कमी है? तुमसे लाख गुना बेहतर इंसान इसके लिए मिल जाएंगे। मिस्टर शर्मा ने कल ही मुझे अपने बेटे के लिए सुमन के बारे में बात की है। अब तुम सुधरना नहीं चाहते तो मुझे इस बारे में सोचना ही पड़ेगा। विक्रम जी की बात पर डाइनिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। बहुत अच्छा फैसला लिया है आपने, और रही बात तलाक के केस दायर करने की, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आप तलाक के पेपर तैयार कीजिए, मैं साइन कर दूंगा। वो सुकून भरे अंदाज में बोलता हुआ सुमन को पत्थर बना गया था। बाकी सब लोग भी हैरानी से उसकी ओर देख रहे थे। बस, हो गई तुम्हारी मोहब्बत खत्म? विक्रम जी ने तंज भरे अंदाज में पूछा। मोहब्बत का तो पता नहीं, मगर पागलपन मेरा उसी वक्त खत्म हो गया था जब यह आज से 4 साल पहले मुझे छोड़कर गई थी। इसका धन्यवाद करना चाहूंगा कि इसकी वजह से मैंने यह सीख लिया कि जज्बातों का कोई मोल नहीं होता। मैंने सीखा कि आप जितनी भी मोहब्बत करेंगे वह उतनी ही बेकदरी करेगा और आपकी सारी मोहब्बत को आपके मुंह पर मार देगा। सो जो मोहब्बत का पागलपन मेरे ऊपर सवार था ना, वो उतर चुका है। वो सपाट अंदाज में बोलता चला गया। अच्छा चलो, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं। और हाँ, तलाक के पेपर्स खुद ही तैयार करके दे दो, और जल्दी करना यह काम, ताकि मैं सुमन का कहीं अच्छी जगह रिश्ता तय कर सकूं। विक्रम जी ने कहा तो वह चुपचाप अपना खाना खाने लगा, फिर सोफे से उठा और बाहर की ओर बढ़ गया। आज रात मेहंदी का फंक्शन था। पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था, हर तरफ हंसी की आवाजें थीं, मगर सुमन एक साइड पर गुमसुम सी बैठी थी कि तभी उसकी निगाह सुरभि और रोहन पर पड़ी। सुरभि आज हल्की ब्लू कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह दोनों चलते हुए उसके पास आए। हाय हेलो के बाद अभी बैठी ही थी कि तभी वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट के साथ मोबाइल पर बात करते हुए वह आता दिखाई दिया। सुरभि ने जल्दी से उठकर हाथ हिलाया तो वह फोन बंद करता हुआ उनके पास आ गया। अरे ये कौन है? किसको साथ ले आए हो? आरव ने मुस्कुराहट रोकते हुए कहा। श्मशान घाट की चुड़ैल लाया हूं। रोहन की बात पूरी हुई थी कि सुरभि ने गुस्से से उसे थप्पड़ मारना चाहा, मगर वह जल्दी से झुककर दूसरी साइड पर खड़ा हो गया। तुम इसका साथ दोगे या मेरा? देखा, हमेशा तुम्हें मुझसे काम पड़ता है। अगर तुमने इसका साथ दिया ना तो फिर पछताओगे, सुरभि ने तंज कसकर कहा। अरे तुम तो सुरभि हो, मैं तो पहचान ही नहीं पाया।
मैं तो पहले ही कह रहा था, आज ही इंसानों वाला हुलिया अपना लेना। यह बिल्कुल ही कुछ अजीब सी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि सच में किसी श्मशान घाट से चुड़ैल भाग कर आई है और जो इंसानों के कपड़े पहनकर घूम रही है। रोहन ने फिर से छेड़ा तो वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी, मगर उसका पांव साड़ी में उलझ गया और वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि तभी जल्दी से आरव ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। ध्यान से, आरव ने कहा। तब तक वह उसके कंधे से पकड़कर सीधी हुई और हंसते हुए रोहन को खा जाने वाली निगाहों से देखने लगी। अच्छा चलो, तुम लोगों को तुम्हारी मेज पर बिठा दूं, आरव ने कहा और फिर उन्हें लेकर एक जगह चुपचाप बैठकर बातें करने लगा। सुमन ने यह मंजर जलती हुई निगाहों से देखा। उनके साथ वह हंस रहा था, यहाँ तक कि इतना फ्री था कि सुरभि बार बार उसके कंधे पर कभी मुक्का मार रही थी तो कभी उसका गाल छू रही थी। फिर कुछ देर के बाद वह डांस फ्लोर पर इकट्ठे होकर डांस कर रहे थे और बेहतरीन अंदाज में साल्सा डांस कर रहे थे कि उनका हर स्टेप एक दूसरे से मिल रहा था। किसी माहिर डांसर की तरह वो उसे घुमाता हुआ लास्ट में बाहों में उठा गया। रोहन मोहब्बत भरी नज़रों से सुरभि को देख रहा था। वो बहुत मोहब्बत करता था उससे। जल्दी ही दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन लड़ाई दोनों में बहुत होती थी। जब भी लड़ाई होती तो जानबूझकर सुरभि उसे जलाने की खातिर आरव के साथ फ्लर्ट करती और वह सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाता। लेकिन यह बात सुमन को कहाँ पता थी। वो तो कुछ और ही मतलब निकाल बैठी थी। सुमन तेजी से वहां से पलटने लगी तो उसका पैर मुड़ गया और वह लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ी। उसके गिरने से सब भागे चले आए थे। वो अपना पांव पकड़कर घुटनों में सर रखे रो रही थी। क्या हुआ बेटा, ज्यादा चोट लगी है क्या? विक्रम जी उसे रोते देखकर बेचैनी भरे अंदाज में बोले, मगर वह लगातार रो जा रही थी। पांव पर तो बस मामूली चोट आई थी, मगर उसे ज्यादा दिल पर चोट पड़ी थी। आरव को किसी और के साथ देखकर सबसे बढ़कर यह कि उसकी चोट लगने पर भी वो पास आने वालों में सबसे आखिर में था। जब चलना नहीं आता तो ऐसी ड्रेस क्यों पहनती हो? पास आते ही उसने दिल जलाने वाली बात कही थी। मोनिका बेटा, इसे सहारा देकर अंदर लेकर जाओ। विक्रम जी ने पास खड़ी एक जानने वाली लड़की से कहा तो वह सिर हिलाते पास आई और उसे थामने लगी। उसने पलटकर आरव को देखा, जिसका बाजू सुरभि पकड़े खड़ी थी। उसका दिल फिर से जलने लगा। मुझे नहीं चल पाऊंगी अंकल जी, वो धीरे से बोली। आरव, उठाओ इसे और कमरे तक छोड़कर आओ। विक्रम जी ने उसके दिल की बात कह दी थी। मैं क्यों छोड़कर आऊं? कुछ और औरतों को बुलाओ, उठाकर ले जाएंगी इसे। बल्कि सुरभि, तुम ऐसा करो, तुम इसे उठाकर ले जाओ। वो जल्दी से बोला। मैं उठा तो लेती, लेकिन वो क्या है ना, मैंने आज साड़ी पहनी है ना, ये मुझसे संभल नहीं रही। पता लगा मैं इसे लेकर ही गिर पड़ी तो बेचारी को और ज्यादा चोट आ जाएगी। मतलब तुम भी इनकार कर रही हो? वो बोला। फिर विक्रम जी की तीखी निगाहों से बचने की खातिर चुपचाप उसे गोद में उठा लिया। कमरे में पहुंचते ही उसने जोर से उसे बेड पर उछाला था तो सुमन ने बेचैनी से पलटकर उसे देखा। अच्छा नाटक करती हो आप। जल रही थी ना आप मुझे सुरभि के साथ देखकर, इसीलिए मेरा ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर गिरी, और इतनी जोर से नहीं गिरी थी, बस हल्की सी गिरी थी, मगर नाटक ऐसे किया जैसे पांव में मोच आ गई हो। कमाल की एक्टर हो आप जैसे लोगों से रोज मिलता हूं। बंदे की आंखों से देखकर पहचान लेता हूं कि वह सच बोल रहा है या झूठ। वो तीखे अंदाज में बोलता हुआ वापस पलटने लगा तो वह तेजी से भागती हुई जोर से दरवाजा बंद कर गई और उस पर टेक लगाकर खड़ी हो गई। वो एकदम ठिठक गया था और फिर धीरे से चलता हुआ पास आया और फिर दरवाजे के दाएं बाएं हाथ रखते हुए उसके चेहरे पर झुककर उसकी काली गहरी आंखों में झांकने लगा। वो हल्की सी नमी दौड़ रही थी उसकी आंखों में, क्योंकि आप गिल्टी फील कर रही हैं ना, आपके अंदर गिल्ट है कि मैं आपकी वजह से बिगड़ गया हूं। वो चबा चबा कर बोला, सुरभि आपके काबिल नहीं है। वो निगाहें चुराकर बोली, सुरभि मुझसे मोहब्बत करती है बगैर किसी फायदे के। मुझसे 2 साल बड़ी है वह भी, मगर जानती है उसे उम्र का फर्क महसूस नहीं होता। वह वैसी ही है जैसी मैं हूं। मैंने सुना है इंसान को उसी से शादी करनी चाहिए जो हमसे मोहब्बत करता है, ना कि उससे जिससे हम मोहब्बत करते हैं। पहली सूरत में हम फायदे में रहते हैं। सुरभि मुझे प्रपोज करेगी तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा। मोहब्बत में मैंने दुख सहा है और मैं यह दुख किसी और को नहीं दूंगा। आपको सिर्फ मुझसे हमदर्दी है, मगर फिक्र मत करो, मैं आपको किसी बात का इल्ज़ाम नहीं दूंगा। आप उस इंसान को अपनाएं जो आप डिज़र्व करती हैं।
मैं खुद को अब आपके काबिल नहीं समझता। वो सपाट शब्दों में बोला और रुक फेर गया। फिर दरवाज़ा खटखटाया तो वह पीछे हटा। फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर सुमन की दोस्त खड़ी थी। वो एक नज़र सुमन को देखकर और फिर कमरे से निकलता चला गया और बाथरूम में जाकर बंद हो गया। क्यों नहीं बोलती? आपकी मोहब्बत करने लगी है मुझसे? जो आपकी आंखों में दिखाई देता है वह अपनी ज़बान से क्यों नहीं कहती? वो दिल ही दिल में खुद से बोला। फिर चावल लेने के बाद वह बाहर निकला तो उसके ट्रांसमीटर पर एक कॉल आने लगी। यस के 33 स्पीकिंग। वो जल्दी से ट्रांसमीटर ऑन करते हुए कॉल रिसीव करके बोला, इसका क्या बना? दूसरी तरफ से पूछा गया, चीफ, हम बस मुजरिमों तक पहुंच चुके हैं और कल रात मैं रेड करूंगा। फिर उसके बाद सब सलाखों के पीछे होंगे। उसके बताने पर दूसरी तरफ से कहा गया, वेरी गुड। फिर कुछ बातचीत के बाद कॉल काटकर उसने रोहन और सुरभि को अपने फ्लैट पर बुलाया। कुछ देर के बाद वह भी तैयार होकर अपने फ्लैट पर पहुंचा। हमें कल ही रेड करनी होगी क्योंकि परसों शिप निकल जाएगा और अगर शिप निकल गया तो सारी लड़कियां हमारे हाथों से निकल जाएंगी। मगर इस तरह किसी इंतजाम के बगैर हमें पूरी फोर्स लेकर जाना चाहिए, सुरभि ने कहा। चीफ से बात हो चुकी है मेरी और वह अपने आदमियों को आज रात चुपके से उस शिप पर भेज देंगे और हमें भी वहां पहुंचना है। इस गैंग का मास्टरमाइंड पकड़ना है हमें, आरव ने कहा। और फिर मीटिंग खत्म होते ही वह लोग अपने अपने घर चले गए, जबकि आरव वहीं रहा। सुबह होते ही वह घर पहुंचा और सबसे मिलकर निकलने लगा कि नेहा ने उसे आवाज़ दी, आरव भैया, आज शाम पार्टी है। पार्टी? लेकिन किस खुशी में? आपको नहीं पता आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है तो मैंने सोचा आज उनकी एनिवर्सरी पार्टी दी जाए। फिर कल वैसे भी मेरी शादी हो जाएगी तो आज मैं खूब एंजॉय करना चाहती हूँ। आप आएंगे ना? मैं पक्का नहीं कह सकता गुड़िया, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, आरव ने कहा। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुंडागर्दी ही करने जाना होगा। इंस्पेक्टर साहब बता रहे थे, मुझे तुम्हारी सरगर्मियां कुछ ज्यादा ही शक भरी हो गई हैं। विक्रम जी पीछे पीछे से आकर कड़वे शब्दों में बोले तो वह सिर झटक कर आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में वो और सुरभि रोहन के साथ शिप पर पहुंच चुके थे। वो तीनों मुसाफिर बनकर वहां पहुंचे थे। कुछ देर उन्होंने कमरे में वक्त गुजारा और अपनी सारी प्लानिंग वहीं पर की। फिर कुछ देर के बाद वह ऊपर डेक पर आया जहां लाउड म्यूजिक चल रहा था। वह अपने कानों में ईयर प्लग लगाकर रोहन से संपर्क में था। रोहन इसी शिप के कॉर्नर वाले रूम में पहुंच चुका था जहां पर लड़कियों को रखा गया था। वह बात करते हुए वहां से नीचे आया। फिर वहां पूरे शिप पर छापा पड़ चुका था। पूरे शिप पर अचानक भगदड़ मच गई क्योंकि मुजरिम जवाबी कार्यवाही में फायरिंग शुरू कर चुके थे। जब सब लड़कियों को वहां से निकालकर बाहर जीप में बिठाकर वापस पलटा, तुम दोनों इन लड़कियों के साथ वापस जाओगे और मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा, वो उन्हें समझाता हुआ बोला। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, सुरभि ने झुंझलाकर कहा। वो करो जो मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हारा बॉस हूं और यह मेरा हुक्म है, आरव ने कहा। लेकिन बोल दिया ना, उसने उसकी बात काटते हुए कहा। फिर उन्हें बाहर जीप में बिठाकर वो तेजी से अपनी पिस्तौल में गोलियां भरता ऊपर की तरफ बढ़ा, लेकिन आगे का मंजर देखकर रुक गया। ऊपर उसकी फैमिली को बंदी बना लिया गया था। खबरदार, जो तुम यहां से आगे बढ़े ऑफिसर, तो ये सब मासूम लोगों की जान जाएगी, नकाब पहने हुए आदमी ने गरज कर कहा, जबकि वह पत्थर बन गया। वहां सब लोग उसे ऑफिसर पुकारे जाने पर चौंक गए। वाइपर, इनमें से एक को भी खरोच आई तो तुम्हारा हाल खराब कर दूंगा। तुम जानते हो मैं कैसी मौत देता हूं, वो ठंडे शब्दों में बोला। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से काबू में आ जाऊंगा? और वैसे तुमने मेरा प्लान चौपट करके बहुत बड़ी गलती की, लेकिन यह कुछ लड़कियां जो हैं ना, अब इनको मैं लेकर जाऊंगा यहां से, ये मेरे बड़े काम आएंगी। वाइपर ने सुमन के गाल को छूते हुए कहा तो वो मुट्ठियां भींच कर रह गया। वाइपर, छोड़ दो उसे, तुम्हारे इन हाथों को तोड़ दूंगा, वो चिल्लाया तो वाइपर ने अपनी छोटी आंखों को और भी छोटा करते हुए उसकी ओर देखा। अरे, कहीं तुम्हारा इसके साथ कोई रिश्ता तो नहीं? वो एकदम चौंका। तब आरव दांत पीसकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी वजह से किसी भी मासूम की जान नहीं चाहता, इसीलिए कह रहा हूं छोड़ दो उन्हें। नहीं छोड़ सकता, मेरी डील हुई थी, तुम्हारी वजह से सब कुछ तबाह हो गया। अब मुझे कुछ तो करना ही होगा ना। जो लड़कियां हाथ से निकल गईं, मगर यह नहीं निकलने दूंगा। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो वाइपर। इसे बताओ कि जो लड़कियां इसने यहां से भेजी हैं
अपने आदमियों के साथ वापस बुलाए, और देखना ये बुलाएगा भी, क्योंकि यह सब इसकी फैमिली है। अचानक से इंस्पेक्टर राठौर साहब अंदर दाखिल होते हुए बोले, और उस आदमी की बात पर सब ने हैरत से इंस्पेक्टर राठौर को देखा। इसका मतलब इन सब का डॉन ब खुद इंस्पेक्टर था। वो मुट्ठियां भींच कर रह गया और दिल ही दिल में खुद को कोसा कि उसने यह पहले क्यों नहीं सोचा। हालांकि वह उस इंस्पेक्टर के बारे में पहले से ही शक में पड़ चुका था। वाइपर मैं हूं। वाइपर वो नहीं जिसे तुम वाइपर बनाकर बात कर रहे हो। ये सुनकर तुम्हें धक्का लगा ना, मुझे भी लगा था। मैं समझ रहा था तुम सिर्फ शेर हो, एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा जो मोहब्बत में पागल हो गया है। मगर तुम तो सीक्रेट एजेंट निकले, वह भी स्पेशल फोर्स के। मुझे लगा कि तुम अंडरवर्ल्ड में अपना नाम बनाने के लिए आए हो, मगर जिस दिन तुमने राघव को मारा, मुझे पता चला तुम अंडरवर्ल्ड की गंदगी खत्म करने आए हो। तब मैं चौंका। फिर मैंने तुम्हारे बाप को अपनी पुरानी दोस्ती का हवाला देते हुए समझाया कि मेरा शिप है ना, वहां पर पार्टी रखो, और तुम्हारा बाप मान भी गया। मुझे पता था तुम अपने मिशन में कामयाब हो जाओगे, इसीलिए मैंने तुम्हारी फैमिली को यहाँ बुलाकर तुम्हारे सारे रास्ते बंद कर दिए। अब जल्दी से अपने आदमियों को फ़ोन करके मेरी लड़कियां वापस करो, वरना तुम्हारी पूरी फैमिली को यहाँ जिंदा। इंस्पेक्टर राठौर ने अपनी बात अधूरी छोड़ी और वहां मौजूद वरुण को अपने पास आने का इशारा किया। वरुण हंसता हुआ इंस्पेक्टर के बराबर आकर खड़ा हुआ। वरुण कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जिससे नेहा की शादी होने जा रही थी, और यह देखकर सब लोगों पर जैसे हैरत के पहाड़ टूटे। एक और सदमा लगाना ये मेरा, यानी वाइपर का राइट हैंड है रॉकी। वाइपर की बात पर वह दुख से आंखें बंद कर गया, जबकि नेहा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। बहाओ आंसू जितने बहाने हैं, अभी तो तुम लोगों ने और भी रोना है। जब मैं तुम्हारे घर के इकलौते चिराग को खत्म करूंगा। 2 सालों से इस इंसान ने हमारा जीना हराम कर रखा है शेर बनकर, और अब यह तो सीक्रेट एजेंट बनकर हमारा और भी बैंड बजाने वाला है। मुझे पता होता यही शेर है, यही सीक्रेट एजेंट तो बहुत पहले ही इसे वरुण यानी रॉकी के हाथों मरवा देता। वाइपर बेदर्दी से बोलता चला गया। शालिनी जी और नेहा तो सदमे से बेहोश हो गईं और विक्रम जी सर झुकाए रो पड़े। फिर एकदम से माहौल में धमाका हुआ। वाइपर के हाथ से पिस्तौल गिर गई। खबरदार, जो कोई भी हिला तो मारा जाएगा। यह ठंडी सी आवाज वीर सिंह की थी, जो उसके चीफ थे। आरव भी चीते की तरह रॉकी पर झपटा। फिर कुछ ही देर में वाइपर और रॉकी जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। अब वहां कोई भी मुजरिम बाकी नहीं बचा। थैंक यू चीफ, थैंक यू सो मच, वह पास आकर बोला। यार अब चीफ तो मत कहो। वीर सिंह ने अपनी टोपी उतारते हुए आरव को गले से लगा लिया। सबसे पहले हम लोगों की दोस्ती है, उसके बाद हमारा पेशा आता है। चलो घर चलते हैं। बहन की शादी थी और तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। और इस बात पर सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। शादी थी लेकिन अब तो नहीं है ना। चलो यार घर तो चलो, पहले बाद में बात करते हैं। घर पहुंचकर सब लोग हॉल में बैठे थे। नेहा की शादी जरूर होगी और अपने तय समय पर होगी। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं नेहा से शादी करना चाहता हूं, और यह मैं तुम लोगों पर कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि यह मेरे लिए एहसान होगा। मुझे नेहा पसंद है, लेकिन जब नेहा का रिश्ता जुड़ गया तो मैंने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। अब जब भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है तो मैं नेहा को दोबारा खोना नहीं चाहता। वीर की बात पर सब ने हैरान होकर उसकी ओर देखा, और फिर एक हल्की सी मुस्कान शालिनी जी और विक्रम जी के चेहरे पर फैल गई। आरव ने वीर को खींचकर अपने गले से लगा लिया। उसकी जान से प्यारा दोस्त, उसका जिगरी यार अगर उसकी बहन की जिंदगी में खुशियों के रंग भर रहा था, तो इसमें इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती थी। तब विक्रम जी ने बनावटी गुस्से से आरव को देखा। और यह सब क्या है आरव? तुम इतने बड़े एजेंट हो और हमें पता ही नहीं। तब वीर ने हंसते हुए आरव के कंधे पर हाथ मारा। आरव और मेरी यारी तो बचपन से ही है अंकल जी। उस दिन जब आरव घर से नाराज होकर चला गया था, तब सबसे पहले मेरे ही पास आया था। मैं इसे अपने साथ अपने हेडक्वार्टर ले गया। ये उस वक्त बहुत टूटा हुआ था। मैंने इसे कहा कि एजेंसी ज्वाइन कर लो, और यह बिना किसी बहस के इस ऑफर को स्वीकार कर गया। फिर पिछले 4 साल से यह शेर बनकर अंडरवर्ल्ड की जड़ें काट रहा था। हम असली वाइपर तक पहुंचना चाहते थे, मगर हमें नहीं पता था वह कौन है। इसीलिए हमने उसका सबसे ज़रूरी मिशन फेल कर डाला ताकि वह सामने आए। मैंने फौरन हुक्म दिया कि उस पर रेड डाली जाए, और हम अपने मिशन में कामयाब हो गए। जबकि नेहा तो पत्थर बनी एक कोने में खड़ी थी। उसकी जिंदगी यूं अचानक पलट जाएगी, उसने सोचा नहीं था। आंसू पोंछते हुए वह अपने कमरे में भाग गई।
आरव अंकल, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं नेहा से थोड़ी देर अकेले में बात करना चाहता हूँ। विक्रम जी ने कुछ सोचते हुए उसे इजाज़त दे दी और वह नेहा के कमरे में चला आया। गला खरारते हुए उसने अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया और हाथ बांधकर नेहा के सामने जाकर खड़ा हो गया। एक बात सच सच बताना, वरुण से मोहब्बत करती थी। नेहा आंसू पोंछते हुए उस इंसान को देखने लगी जो अचानक उसकी जिंदगी में शामिल होने जा रहा था। मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन शादी होने वाली थी हमारी, तो इस हवाले से कई सपने सजा लिए थे। तो अब मेरे हवाले से सपने सजा लो। वादा करता हूँ सारे सपने सच करूँगा। कभी इन आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बचपन से ही, लेकिन कह नहीं पाया। आरव से बात करने वाला था, लेकिन तब तक आरव ने खबर सुनाई कि तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है और मैंने अपने कदम पीछे खींच लिए, लेकिन अब दूर नहीं रह सकता। उसने आगे बढ़कर नेहा को अपने साथ लगाया और उसके आंसू पोंछ दिए। एक सुकून था जो नेहा की रग रग में उतर गया। वो सोच रही थी अचानक इस बड़े बदलाव को वो कैसे स्वीकार करेगी, मगर वह हैरान थी। दिल तो वीर के स्पर्श पर एक पल में ही पिघल गया था। तो क्या ख्याल है, कल आऊं बारात लेकर? और आंसू पोंछते पोंछते नेहा ने जल्दी से सर हाँ में हिला दिया था। उसका यह अंदाज देखकर वीर खिलखिलाकर हंस पड़ा, और जब वीर बाहर आया तो उसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट देखकर सब लोगों ने सुकून का सांस लिया था। अब विक्रम जी आरव को फिर से डांट रहे थे। एक नंबर के गधे हो तुम, शर्म नहीं आई? अपने माँ बाप से ये सारी बातें छुपाई। पता भी है कितना परेशान था। अरे उस इंस्पेक्टर ने मेरा दिमाग खराब करके रखा था, ये कह कहकर कि आपका बेटा बिगड़ चुका है। सॉरी पापा, वो सर झुकाकर बोला। आई एम सॉरी बेटा, मैं कभी समझ ही नहीं पाया तुम्हें। वो उसका चेहरा हाथों में भरते हुए बोले। मैं फ्रेश हो आऊं? अब वो कुछ देर बाद उठते हुए बोला, फिर अपने कमरे में चला गया। फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर के बाद निकला तो वार्डरोब से कपड़े निकालती सुमन को देखकर चौंक गया। वो उसके पास आई और उसकी गर्दन में अचानक से बाहें डाल दी। क्या कर रही हैं आप? वो थूक निगलते हुए बोला। सॉरी। अचानक ही वह आगे बढ़ी और अपनी एड़ियों पर थोड़ा सा ऊंचा होकर उसके गालों पर अपने होंठ रख दिए। फिर उसके कान के इतना करीब होकर बोली कि उसके होंठ आरव के कान को छू रहे थे। आरव को अपने दिल की धड़कन कानों में सुनाई देने लगी, उसकी नरम धड़कनों को अपने चौड़े सीने पर महसूस करता हुआ, जैसे उसके पूरे बदन में स्पार्क हो रहे थे। कुछ ही पलों में उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। ये क्या कर रही हैं आप? दूर हटिए। वो उससे पीछे हटते हुए मुड़कर खड़ा हो गया। सॉरी बोल रही हूं ना, तब भी एटीट्यूड दिखा रहे हैं आप। बोला ना सॉरी। वो झुंझलाते हुए बोली। क्यों सॉरी बोल रही हैं आप? क्या मोहब्बत हो गई है मुझसे? हाँ, हो गई है मोहब्बत। मैं जानती हूँ यह शर्म की बात है मेरे लिए कि मैं अपने से छोटी उम्र के लड़के से मोहब्बत कर बैठी। मैं जानती हूँ आप भी मेरा मजाक उड़ाएंगे इस बात पर, लेकिन मैं क्या करूँ? अब मेरे दिल पर मेरा कोई बस नहीं है। वो भीगे शब्दों में बोली। मैंने आपको कसूरवार ठहराया कभी? इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? अभी भी आप दुनिया के बारे में ही सोच रही हैं। सुमन, यह उम्र का फर्क कोई मायने नहीं रखता मोहब्बत में। अगर आप और मुझे अपने से छोटे या बड़े से मोहब्बत हो गई और हम इसी से शादी करके अपने रिश्ते को जायज़ बनाना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? और लोगों का तो काम ही है दूसरों पर कीचड़ उछालना। अब भी आप लोगों की बातों से डरती हैं। पहले भी आप लोगों के डर से मुझसे दूर भागती थीं। पहले घर छोड़कर हॉस्टल में शिफ्ट हुई, फिर यह देश ही छोड़ दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी सुमन। कब तक आप और मैं एक जायज़ काम करने से पहले यह सोचते रहेंगे कि यह दुनिया क्या कहेगी? और जब तक आपकी यह सोच खत्म नहीं होगी, मैं आपके प्यार को स्वीकार नहीं करूँगा। पूरी दुनिया के सामने बोलिए कि आप मुझसे मोहब्बत करती हैं, मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती है, तभी मैं आपका हाथ थामूंगा, वरना नहीं। सुमन, इन 5 सालों में मैंने ना जाने क्या क्या देखा है। जब अपना अतीत सोचता हूँ कि मैं भी यह गलती कर चुका हूँ, तो खुद पर पछताता हूँ कि मैंने सुसाइड करने की कोशिश की और आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया, जबकि आपको पूरा हक था कि आप अपनी पसंद को अपनाएं, मगर मैंने आपसे यह हक छीन लिया था। मैं शर्मिंदा हूँ, मगर आपसे मोहब्बत करके कुछ गलत नहीं किया। ये बात मैं नहीं कहूँगा, न आपकी वजह से और न ही समाज के डर से। अगर आप इस समाज के डर से मुझे छोड़ना चाहती हैं तो मैं आपको छोड़ने नहीं दूंगा,
लेकिन अगर आपको मेरे अलावा कोई और पसंद है तो मैं खुद इस रिश्ते को ख़त्म करके आपको आपकी पसंद करने का हक देता हूँ। वह बोलता जा रहा था और सुमन पत्थर बनी खड़ी थी। वो आज से 5 साल पहले का लापरवाह आरव नहीं रहा था। मेरी आंखों में आपकी मोहब्बत नहीं दिखती क्या, जैसे आपकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत दिखाई देती है? हाँ, मैं इकरार करती हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ और मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती। आरव, मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर लो। वो जमीन पर बैठकर अपना हाथ फैलाते हुए बोली। आरव भी उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसके दोनों हाथों को थामकर बड़ी बारीकी से उन पर अपने होंठ रख दिए। फिर उसे जोर से अपने सीने से लगा लिया। दरवाजे पर खड़े सब लोग उनकी बातें सुनकर भीगी आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। फिर एक एक करके सब अंदर दाखिल हुए तो वह जल्दी से अलग हुए। आई एम सॉरी बेटा, हम में से किसी ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, बस तुम्हें इल्ज़ाम दे दिया। कुछ दिन के बाद वह शादी के जोड़े में सजी धड़कते दिल से उसके इंतज़ार में बैठी थी और फिर दरवाज़ा खोलकर आरव चलता हुआ उसके पास आया। उसके सामने बैठकर मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देखने लगा। फिर वह उठा, उसकी गोद में सर रखकर बैठ गया और उसके हाथों में पहनी चूड़ियों को उतारने लगा। साथ ही वह छोटी-मोटी शरारतें भी करता जा रहा था। मैंने सोचा था ढेर सारी बातें करूंगा आपसे, मगर आज आपको देखकर जी नहीं भर रहा। वो बोलते हुए उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब लाया तो वह जोर से आंखें बंद करती चली गई। वो मुस्कुराता हुआ सीधा हुआ और उसकी नोजपिन को उतारते हुए उसकी नाक पर अपने होंठ रख दिए। फिर उसका हर जेवर उतारते हुए प्यार करता रहा, उसे सिमटने पर मजबूर करता गया। वो उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींचकर उसके सीने में चेहरा छुपा गई। वो उसे खुद में समेटते हुए अपना हक जताता चला गया। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।